आइडियल गैस इक्वेशन बनती कैसे है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी गैस का तो प्रेशर को क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो घटेगा, क्या वो बढ़ेगा या कांस्टेंट रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप आर की वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हो या आर की वैल्यूज आपने निकाल तो ली लेकिन उसकी यूनिट वहां पे मैच नहीं कर रही है, इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू तो 15.59 तो है ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ अवर चैप्टर गैस लॉज। लास्ट लेक्चर में हमने सीखी थी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कुछ एनिमेशंस भी देखे थे, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था पढ़ना बॉयल्स लॉ। आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में और उसके साथ में पढ़ेंगे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बनती कैसे है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। गैस लॉज के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और अगर आप लास्ट के 3 या 4 साल का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो क्वेश्चंस आते हैं मिक्स होके, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट मतलब हाफ कॉन्सेप्ट आएगा आइडियल गैस लॉ से, उसके बाद का हाफ कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करेंगे वो पार्शियल प्रेशर वाले जो डाल्टन का लॉ है उससे या फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो हमें याद रखना है कि इन सबको हम शॉर्ट नोट बना के रखेंगे। जो भी फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे क्लास में डिराइव करवाए जा रहे हैं, आप अल्टीमेट रिजल्ट जो उनका है, एंड रिजल्ट जो उसका है, उसको आप अपने नोट में लिखेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स वो आती है यूनिट्स की। जब हम लोग आइडियल गैस लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर चुके होंगे तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स हमको याद रखनी है ताकि हमसे कोई गलती ना हो सके। स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग अबाउट चार्ल्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग टॉपिक लगा लेते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में वापस से वही देखना है कि हम सिर्फ 2 यूनिट्स या 2 क्वांटिटीज के बीच में ही रिलेशन निकालेंगे, बाकी 2 जो है जैसे P, V, N, T है तो इसमें से 2 के लिए हम लोग रिलेशन निकालेंगे और 2 को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। यहाँ पे चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे सबसे पहला, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन जो हमारा मेन टॉपिक है। वैसे तो बीच में हम लोग गैलुसेक लॉ भी पढ़ेंगे साथ में। चलो एक काम करते हैं, एवोगाद्रोस लॉ भी यहां पे लगा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 टॉपिक है हमारे जिन पे हमको आज काम करना है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, वो था बॉयल्स लॉ, और उस लॉ का जो अल्टीमेट फॉर्मूला हमें याद रखना है वो है ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट। आई होप आपको ये याद आ चुका होगा। साथ ही साथ जब हम इसको लिखेंगे हम ये मान के चलेंगे कि N एंड T बोथ आर कांस्टेंट। यहां पे एक और चीज हमें याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं ये हम लोग मीजर करते हैं ऑलवेज इन केल्विन स्केल। क्या पता आज आपको केल्विन स्केल का कुछ नया सीखने को मिले, हु नोज अबाउट दिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, एक सिंपल सी चीज बोलता है चार्ल्स लॉ कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, मतलब मास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास मींस मास क्या हो गया, कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल T से और उसका फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यही तो होता है। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या कहा गया, चार्ल्स लॉ के हिसाब से ये कहा गया कि यहां पे जो भी वॉल्यूम है किसी गिवन कांस्टेंट मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, और साथ में वहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। हमें यहां पे 2 चीज कांस्टेंट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स या मास ऑफ गैस, और सेकंड प्रेशर। इन दोनों को कांस्टेंट करते हुए हम रिलेशन निकाल चुके हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है आपको? बिल्कुल है। जब आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी गैस का तो क्या होता है उसके अंदर,
उस गैस के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलती है कि गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है। अब पार्टिकल्स जो पहले पास पास थोड़े थोड़े पास तो रहे होंगे, जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी थी गैस के पार्टिकल्स थोड़े बहुत तो पास होंगे, लेकिन अब क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है पार्टिकल्स और दूर दूर जाएंगे, मतलब उनके अंदर एक टेंडेंसी आ रही है, एक्सपैंड होने की टेंडेंसी आ रही है। तो जब एक्सपैंड होने की टेंडेंसी आती है तब हम क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। कब? जब टेम्परेचर बढ़ रहा है। यही तो यहां चार्ल्स लॉ में कहा गया है। चार्ल्स लॉ में कहा गया है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट टेम्परेचर कौन से स्केल में लेना है हमको? टेम्परेचर का स्केल हम लोग को यूज करना है, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। मतलब केल्विन में टेम्परेचर को निकालना है, मतलब कि T इक्वल्स टू C प्लस 273 करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली आप यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा V प्रोपोर्शनल टू T। ओके, अब V प्रोपोर्शनल टू T, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू C प्लस 273। T जो आपको टेम्परेचर मिला होगा वो डिग्री सेल्सियस वाला, और साथ में क्या लिख सकते हैं 273। अगर आपको टेम्परेचर मिलता है डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्ट कैसे करना है उसको? इसी तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको टेम्परेचर मिला है केल्विन में तो कोई टेंशन नहीं है, आप उसको सिंपल सा लिख दीजिए यहां पे। अल्टीमेटली हमें क्या देखने को मिला? V प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। हमें याद है जब भी ये प्रोपोर्शनल वाला जो साइन हमको हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे। उस कांस्टेंट को देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि आप K मत यूज कीजिए, वैसे K भी कर सकते हैं, पर अगर आपको K से कंफ्यूजिंग हो रहा है कि कहीं ये K केल्विन तो नहीं, तो आप इसको स्मॉल K में यूज कर लीजिए। K नहीं यूज करो तो आप स्मॉल K यूज कर लीजिए, आप कुछ भी एक कांस्टेंट यूज कर लीजिए, A यूज कर लीजिए, B यूज कर लीजिए, फिलहाल एक कांस्टेंट ऐसा रखिए जो आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बना बेटा? V इक्वल्स टू, या तो हम लिखेंगे ये, मतलब कि चलो सपोज करो कांस्टेंट का नाम हो गया, चलो हमने इसको बोला A, क्या बोल दिया A, तो अभी क्या हो जाएगा? डिग्री C प्लस 273 हो जाएगा। या फिर एक मान के चलिए कि हमारा टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन के अंदर, तब क्या बोल सकते हैं? V इक्वल टू AT। मतलब कि बेटा आप देख सकते हैं, या लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, और मैं दोबारा से लिख देता हूं अब आपके लिए कि V अपॉन T का जो रेशियो है वो कैसा है? कांस्टेंट। यही होगा बेटा कि V अपॉन T का रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि एक गैस है, स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1। ठीक है, नाउ हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर कर दिया T2 एंड वॉल्यूम बिकम्स V2। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या हो सकता है? V1 अपॉन T1 कांस्टेंट रहेगा A, क्योंकि हम ये क्या मान के चल रहे हैं कि पूरे प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस प्रेशर तो कांस्टेंट रखा गया है। क्या? प्रेशर तो कांस्टेंट रखा गया है और साथ में अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है। तो यहां क्या हुआ? V1 अपॉन T1 इक्वल टू A हो गया, और जब उसका टेम्परेचर V2 हुआ, सॉरी T2 हुआ और टेम्परेचर V2 हुआ, तब भी कितना है? वो A। तो क्या ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट नहीं कर सकते? इक्वेट करने के बाद में हमको पता लगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, और यही है हमारा चार्ल्स लॉ। यहां पे वापस ब्रैकेट में लिखिए N एंड P कांस्टेंट, ये नहीं भूलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, यहां पे N एंड P बोथ आर कांस्टेंट। यही है हमारा बेसिक चार्ल्स लॉ जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ना होता है। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी सभी को। आगे चला जाए, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। V अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को हम लोग और ढंग से एक्सपेंड या डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं कि मान लिया जाए कि जब शुरू में हमने मेजर करना स्टार्ट किया था तब उसका वॉल्यूम कितना था? V नोट। कितना था? V नोट। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? उसका वॉल्यूम कितना था? V नोट। अब हमने ये इक्वेशन यहां पड़ी हुई है, मैं आपको पीछे बैक कर देता हूं वापस से एक बार। ये इक्वेशन यहां पे पड़ी हुई है हमने, ठीक है। तो यहां पे इस इक्वेशन को मैं फर्दर कंटिन्यू करता हूं कि अज्यूम
V1 इक्वल टू वी नोट, कितना हो गया बेटा, V1 इक्वल टू वी नोट, ठीक है। T1 वहां पे था ही सही, और यहाँ पे नया V क्या हो गया, नया V2 को हम लोगों ने क्या मान लिया, V। अब इस जगह पे T2 यहाँ पे रहेगा ही सही, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 अपॉन T1 या T नोट इक्वल टू V2 मतलब V अपॉन T2। यहां से नया V है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, V इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू वी नोट, यही वैल्यू है। इसके हेल्प से हम बाकी जो पेंडिंग वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम होंगे वो निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया गया कि गिवन टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम था इतना, अब नया टेम्परेचर इतना हो चुका है, तो वॉल्यूम बताइए। तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। अरे यहां पे अगर हम देखें तो इस T2 को या T1 को हम लोग को कैसे लिखना होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इसी तरीके से लिखना होता है। यही तो हमको याद रखना है कि केल्विन में दिया हुआ है। हमें स्केल कैसे चेक करना होता है, हमें स्केल चेक करना होता है ये C प्लस 273 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आ जाइए एक बार इसको यहां पे चेक करते हैं। अगर स्टार्टिंग में मैंने बोला कि टेम्परेचर कितना है भैया उसका 0 डिग्री सेल्सियस, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला वापस से, ये आपको समझा रहा हूं मैं, डिराइव करके दिखा रहा हूं मैं एक बार। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला वो ये था V नोट अपॉन T1 इंटू T2, यही था बेटा। V नोट इक्वल्स टू V इक्वल टू V नोट अपॉन T1 इंटू T2 था। अब यहां पे अगर मैं ऐसा कह देता हूं कि इफ ये V नोट कहां है, एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है बेटा, तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, T1 की वैल्यू रहेगी हमारी 273.15 या 273 डिग्रीज, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 273 केल्विन रहेगी, बिकॉज हम लोग केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए बेटा इसको यहां लिख देते हैं, V नोट इक्वल टू 273.15, V इक्वल टू V नोट अपॉन 273.15 प्लस T2 की वैल्यू कितनी रहेगी, डिग्री सेल्सियस में जो दिया गया वो, प्लस 273.15। क्या आप इसको निकाल पाए वापस से, ये ऐसे का ऐसे यहां पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी हैं हमें इसमें, अल्फा की वैल्यू वगैरह दी हुई, ये जो वॉल्यूम कोएफिशिएंट होता है इससे हमें मतलब नहीं, थोड़ा सा हायर लेवल का है, सिर्फ मैंने दिया हुआ है क्योंकि NSE इसी में काम में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ चुका है, वापस से एक बार डिराइव कर देता हूं मैं। अगर किसी गैस को हम लोग कहां देख रहे हैं, एट 0 डिग्री, तो वहां पे V क्या हो गया, V नोट हो गया, एंड T1 को क्या बोल दिया जाएगा, 273.15, यही रहेगा, ठीक है। अब एनी अदर टेम्परेचर पे, एनी अदर टेम्परेचर V क्या हो गया, V2 या फिर V कुछ भी आप मान सकते हैं, एंड T2 क्या रहेगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यही रहेगा, ठीक है बेटा। तो आ जाइए, V नोट अपॉन T नोट इक्वल टू V2 अपॉन T2, यही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो बेटा आओ इसको लिख देते हैं, तो यहां से क्या बनेगा, V2 इक्वल टू V नोट अपॉन T नोट इंटू T2। सिमिलरली इसको क्या बोल सकते हैं, V2 को लिख सकते हैं हम लोग V नोट की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन होगी, T नोट की वैल्यू कितनी है 273.15 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, यही तो वैल्यू है। समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली किसी भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V नोट अपॉन 273.15 इंटू C प्लस ये हमें याद रखना है, या तो आप याद रखेंगे V1 अपॉन V2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, या फिर आपको ये भी याद रखना पड़ सकता है, बिकॉज ये कहां पे हेल्प करेगा, ग्राफ में हेल्प करेगा। अगर आप यहां ध्यान से देखें, अगर आप इसको यहां ध्यान से देखें तो ये कैसा ग्राफ बन रहा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, कैसा ग्राफ बन रहा है ये, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला ग्राफ बनेगा। यहां पे इसको बोलेंगे mx और ये रहेगा c, कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये रहेगा c, क्योंकि अच्छा मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे बन रहा है, v इक्वल्स टू V नोट इंटू डिग्री c अपॉन 273.15 प्लस V नोट इंटू 273.15 अपॉन
273.15। ठीक है, यही तो बन रहा है बेटा, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, V नॉट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको आप ये भी तो लिख सकते हो, V इक्वल टू V नॉट इंटू C अपॉन 273.15 प्लस V नॉट। क्या आपको ये समझ में आ गया? अब अगर आपने ये देखो कि V इक्वल टू वाई हो जाए, क्या हो जाए, y, एंड C इक्वल टू हो जाए V नोट, तो ये क्या बन सकता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसे ग्राफ हमेशा कैसे बनेंगे, ऐसे ग्राफ हमेशा एक थोड़ा सा गैप देके बनते हैं, इसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स, इनको हम लोग बोलते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c, कुछ अमाउंट रहता है उसके बाद में बढ़ना स्टार्ट होता है, तो ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये जो हम लोगों ने निकाली है इक्वेशन, इससे एक बहुत बड़ी चीज निकल के आती है। फटाफट से इस इक्वेशन में आप लिखो, क्या लिखना है आपको, फटाफट से इस इक्वेशन में आप T की वैल्यू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कीजिए -273 डिग्री। कितनी करनी है, -273 डिग्री। मतलब एक वॉल्यूम तो कहां निकाल लिया हम लोगों ने, एक वॉल्यूम हम लोगों ने निकाला है V नोट, मतलब कहां पे निकाला, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा वॉल्यूम जो आपको V है वो कहां निकालना है, 8 -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। आप क्या इसकी वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या वैल्यू इसकी आने वाली है, जब आपने इस V का वैल्यू निकाला कहां पे, C इक्वल्स टू ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे क्या वैल्यू बन के आ रही है बेटा, यहां पे वैल्यू बन के आ रही है V इक्वल्स टू V नॉट इंटू -273.15 अपॉन 273.15 प्लस V नॉट। यही वैल्यू बन के आ रही है, क्या यही वैल्यू बन के आ रही है? अगर ये वैल्यू बन के आ रही है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, V इक्वल टू V नॉट माइनस V नॉट, मतलब 0, मतलब -273 डिग्री 0.15 पे वॉल्यूम कितना है किसी भी गैस का, 0। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या आपको समझ में भी आया है चीज कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 भी हो सकता है? ये समस्या आई थी चार्ल्स लॉ के साथ में। चार्ल्स लॉ के साथ में ये समस्या आई, ये प्रॉब्लम आई कि व्हेन साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस ने इस लॉ में ये वैल्यूज पुट की तो क्या आया, एक ऐसा टेम्परेचर हम लोगों ने, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर हम लोगों ने देखा कि वहां पे कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया गया, तो देखा गया कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितना हो गया, 0। साइंटिस्ट बोलते हैं ये क्या कर रहे हो सर, आप तो गैस का वॉल्यूम 0 कर रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? अब उनसे जवाब नहीं लगा। तब आए हमारे लॉर्ड केल्विन साहब, जिनका ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, तो तब आए हमारे लॉर्ड केल्विन साहब। उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि किसी भी गैस के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए ये टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, -273.15 रीच करना इम्पॉसिबल है। उनके शब्द, ये मेरे नहीं है, इम्पॉसिबल है। T इक्वल टू -273.15 इम्पॉसिबल है। कोई भी गैस जो है बेटा, ये इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले ही लिक्विड बन जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेशंस में उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी वॉल्यूम की, 0, क्योंकि गैस का एग्जिस्टेंस वहां पे गैसेस फॉर्म में रहा ही नहीं है, गैसेस बन चुकी है लिक्विड। अब जब वो लिक्विड बन चुकी है तो उसका वॉल्यूम तो उस हिसाब से निकालेंगे ना हम लोग। ये रीजन था कि जब हमने वो कैलकुलेशंस की थी, उसमें V नॉट जब हमने डाला, हमने उसमें टेम्परेचर इक्वल टू -273 किया, तो उसकी वैल्यूज कितनी आ रही थी, V इक्वल टू 0, क्योंकि इस टेम्परेचर को रीच करने से पहले ही वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है लिक्विड। क्या हो जाती है उसकी, लिक्विफिकेशन। बात समझ में आ गई आप लोगों को ये? इसीलिए T इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0। या तो ये, या फिर T इक्वल टू 0 केल्विन। ओके, नहीं लिख रहा हूं बेटा, 0 केल्विन। दोनों का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट 0, परम ताप, परम शून्य ताप। क्या बोलेंगे इसको, परम शून्य ताप।
ठीक है, इस जगह पे आके वो क्या हो गया, 0। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। हमें 2 इक्वेशंस याद रखनी थी। पहली तो ये वाली है, v1/t1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर इक्वल टू v2/t2, ये हमको याद रखनी है एक तो। दूसरी हमको याद रखनी है v इक्वल टू v0/273.15 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्लस v0, ठीक है। ये वैल्यूज हमको याद रखनी है। इन दोनों से ही हम न्यूमेरिकल्स में हेल्प लेते हैं। ये कब करना है, जब हमें कोई एक डिग्री सेल्सियस दे दिया गया हो और हमें v0 का टेम्परेचर पता हो, मतलब 0 पे कितना था, 0 पे कितना था वो पता है और हमको निकालना है, तब इस तरह से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई भी 2 टेम्परेचर दिए गए हैं, v1 और v2 निकालना हो, t1 दे रखा है, t2 दे रखा है, तब निकालना हो, या तीनों में से मतलब चारों में से 3 चीज दे रखी हो, क्योंकि 4 वेरिएबल है ना यहाँ पे, तो 3 चीज तो जरूरी है देने के लिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ये एक बार याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, तभी हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार देखते हैं कि दिखता कैसा होगा, इसका विजुअलाइजेशन कैसा है। आपको ये लो पता लग चुका है कि v इक्वल टू v0/273.15 इंटू डिग्री सेल्सियस है। साथ में हमें क्या जोड़ना है, उसके अंदर v0 जोड़ना है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। मेरे पास कोई एक गैस है जो हमने रखी हुई है 273 केल्विन के ऊपर, या फिर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि वो क्या है, 0 केल्विन। 0 केल्विन के ऊपर देखिए पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ प्रेशर भी अप्लाई है। अब यहां से अगर मैं प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करता हूं तो इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यही तो हमको समझना है। चार्ल्स लो क्या बोलता है कि इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इधर लेके आए इसको। देखिए टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम कम हो रहा है इसका, बिल्कुल कम हो रहा है। और आप देखेंगे तो पार्टिकल्स भी पास पास में आ रहे हैं, मतलब ये किधर जाना चाहते हैं, अब दे वांट टू टेंड टुवर्ड्स बिकमिंग लिक्विड। देखिए वॉल्यूम कम हो चुका है, पार्टिकल्स पास पास में कोलाइड कर रहे हैं। अब इसका ऑपोजिट करके देखते हैं बेटा, देखिए दूर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अगर मैं इसको 273 डिग्री पे ले जाऊं, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो देखिए इसका प्रेशर तो कांस्टेंट माना हुआ है हम लोगों ने, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, बस वॉल्यूम चेंज हो रहा है बार बार। हमने प्रेशर क्या माना हुआ है, कांस्टेंट माना हुआ है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पहले वॉल्यूम कम था, अब जब टेम्परेचर बढ़ चुका है तो इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो चुका है। इसे बोला जाता है चार्ल्स लॉ, V इज प्रोपोर्शनल टू T वाला चीज। आई होप समझ में आ चुका होगा। यहां वापस से देख लीजिए बेटा, ये नीचे जाना ही नहीं चाहता है। हम कितना ही ट्राई कर लें इसको, कितना ही ट्राई कर लें कि इसको 0 केल्विन पे पहुंचा दें, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन पे तो गैस का वॉल्यूम ही नहीं होता है ना, गैस का एग्जिस्टेंस ही उससे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? गैस 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री जाने से पहले ही लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे उस टेम्परेचर तक पहुंचाना इम्पॉसिबल है। उससे पहले कोई भी सब्सटेंस के अंदर की सारी मोशन खत्म हो जाती है। -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, परम 0, परम शून्य ताप है। इसके नीचे तो किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का वाइब्रेशन या मोशन सब 0 हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आई होप ये बात समझ में आ चुकी होगी आपको। वापस से देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट माना गया है यहाँ पे। देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कम करेंगे तो घटता जा रहा है। ये सारा कुछ है बेटा इसके अंदर, ठीक है। चलिए वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। आपको समझ में आ गया है तक? देखो बेटा, ये था हमारा चार्ल्स लॉ। न्यूमेरिकल तो हम सारे साथ में करेंगे। अगला हम लोग जो उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं इनके ग्राफ्स को, ठीक है। अगला जो हम उठा रहे हैं, समझना है हमको V वर्सेस T वाले ग्राफ्स का प्लॉट, ठीक है। इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली इनमें प्रोपोर्शनल चलता कैसे है। यहां पे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं बेटे? यहां फॉलो कर रहे हैं V प्रोपोर्शनल टू T। कौन सा फॉलो कर रहे हैं? V प्रोपोर्शनल टू T वाला स्टेटमेंट यहां पे फॉलो किया जा रहा है। मतलब कि शुरू से स्टार्ट किया गया है,
अच्छा टी कौन सा है? अब फटाफट से मुझे सोच के बताओ कि यहाँ पे कौन सा टी यूज कर रहे हैं, इज इट डिग्री सेल्सियस और केल्विन? सोचो फटाफट से। अगर ये ग्राफ ओरिजिन से टच होके आ रहा है तो यहाँ पे कौन सा टी है, इज इट डिग्री सेल्सियस और केल्विन? क्या है यहाँ पे बताओ? ये है हमारा केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन तो एग्जिस्ट करता है। कितना? ये है हमारा केल्विन। क्या है यहाँ पे? 0 केल्विन एग्जिस्ट नहीं करता है, पर ये V प्रोपोर्शनल टू T वाला ग्राफ हम लोगों ने यहां से लिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, इसका हमेशा याद रखो, ये बन रहा है V इक्वल टू के टी, या फिर V इक्वल टू ए मान लो आप, तब भी चलेगा। ये के मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि के मतलब केल्विन में तो निकाल सकते हैं ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये हम लोगों ने बनाया V वर्सेस T, मतलब केल्विन वाला ग्राफ बनाया यहाँ पे, और ये बना रहा है इस फॉर्म पे कि जैसे जैसे आप T की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे V की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इधर देखो, यहाँ पे देखो शुरू में T कम है तो V भी कम है, यहाँ देखो शुरू में बीच में T और V इस तरह से, और लास्ट में देखो फटाफट से ये इस तरह से बढ़ रहा है। तो ये है हमारा V प्रोपोर्शनल टू T वाला ग्राफ। आगे चलते हैं, अगला जो है वो है ये कैसे चलता है? हालांकि ये भी केल्विन के ऊपर ही है, बट यहां पे हम जो इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं बेटा वो ये वाली है। वो कौन सी इक्वेशन है? वो ये वाली इक्वेशन है, V इक्वल्स टू V नॉट इंटू डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15 प्लस V नॉट। आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आप पूरा पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे क्या प्लेसमेंट हो रही है, क्या पोजीशन चल रही है। मैं आपको ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मान लेते हैं कि हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, -273 कर दिया। कितना कर दिया? -273 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी हो गई? -273। ये कितना हो जाएगा? -V नोट, -V नोट प्लस V नोट मतलब 0। ये ग्राफ यहां पे किस पोजीशन पे है? 0 की पोजीशन पे है। आगे चलते हैं बेटा, अब धीरे धीरे यहां से टेम्परेचर बढ़ेगा। हमने 1 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री बढ़ाया, 3 डिग्री बढ़ाया, 4 डिग्री बढ़ाया, तो देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। देखो देखो यहां तक, देखो यहां तक, देखो। अब यहां पे इस जगह से यहां तक की वैल्यू, ये क्या है? ये ग्राफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो वैल्यू है, ये जो एरिया कट हुआ है, ये जो एक्सिस काट के जो एरिया बना है, इस एरिया का, इस लेंथ का वैल्यू क्या होता है? इस लेंथ का वैल्यू होता है, बताइए, इस लेंथ का वैल्यू होता है V नोट। क्या होता है? V नोट। कि सर कैसे होगा? एक काम करो, यहां पे आप एक काम करो, C की वैल्यू कितनी कर दो? 0 कर दो। कितनी करनी है? 0 करनी है। C की वैल्यू 0 करो तो V नोट इंटू 0 अपॉन 273.15 प्लस V नोट। C की वैल्यू 0 होते ही ये कितना हो गया? 0। तो V कितना हो गया? V नोट। अरे C की वैल्यू 0 तो यहीं पे पॉसिबल है। C की वैल्यू मतलब टेम्परेचर की वैल्यू 0 तो यहीं पे पॉसिबल है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है V नोट। अब वापस यहां से जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो V नोट से एक्स्ट्रा ही बढ़ेगा। V नोट तो इसका मिनिमम टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, इसके बाद में एक्स्ट्रा बढ़ते हुए जाएगा इस तरह से। तो हमारा ग्राफ कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पे? हमारा ग्राफ फॉलो कर रहा है यहाँ पे y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू c। c का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये वो कांस्टेंट की वैल्यू थी। समझ में आ रही है चीज? y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मेट यहां पे फॉलो किया जा रहा है और उससे वैल्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहां पे, ये लास्ट हमारा जो ग्राफ है वो है ये वाला। इसको समझना काफी इजी रहेगा। ठीक है, ये डिफरेंट ग्राफ्स आपको दिए हुए हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। यहां पे पूरी इस P4 की बात करूं तो ये पूरे टाइम पे P4 टेम्परेचर प्रेशर लेके चल रही है। यहाँ पे P3 मतलब पूरे टाइम पर जब ये चेंज चल रहा था फ्रॉम -273 टू दिस वन, यहाँ पे प्रेशर कितना है? P3। यहाँ पे कितना है? P2। यहाँ पे कितना है? P1। अब यहाँ पे लिखा हुआ है P1 इज मोर देन लेस देन P2, देन P2 इज लेस देन P3, P3 इज लेस देन P4, मतलब हाईएस्ट प्रेशर कौन सा है? P4। आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन ग्राफ्स को
हम समझेंगे पहली बात तो इन ग्राफ्स के अंदर हम लोगों ने क्या कांस्टेंट किया हुआ है। यहां पे हमेशा क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जब भी चार्ल्स लॉ के ग्राफ बनेंगे इनको बोला जाता है आइसोबार। क्या बोला जाता है, आइसोबार। जिस तरीके से बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स को बोलते हैं आइसोथर्म, यहां बोला जाएगा आइसोबार। ये वो ग्राफ है, ये वो हमको समझना है। अब आप जरा सोचिए कि P4 की वैल्यू ज्यादा क्यों है, P4 की वैल्यू ज्यादा क्यों है, बताइए जरा। रीजन है उसका, क्योंकि P4 के लिए टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखिए P4 वाले ग्राफ के लिए जो लास्ट वैल्यू आ रही है टेम्परेचर की वो सबसे ज्यादा आ रही है। समझ में आ गई ये चीज। अगर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर बढ़ेगा, ये हम लोगों ने पहले भी पता लगाया था, हम लोगों ने पहले भी वहां पे जज किया था। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब देखिए P1 पे वॉल्यूम कितना है, सबसे हाईएस्ट, फिर P2 पे थोड़ा सा कम हाईएस्ट, फिर P3 पे थोड़ा सा और कम हाईएस्ट, और P4 पे थोड़ा सा और कम हाईएस्ट। ये बात ठीक है। तो यहां पे देखिए कि जब जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो कम होना चाहिए ना, जब जब प्रेशर बढ़ेगा तब तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 के लिए तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब P1 इन सब में से सबसे कम रहेगा। तो या तो आप टेम्परेचर के करस्पॉन्डेंस में निकाल लीजिए कि P3 ज्यादा होगा कि P4 ज्यादा होगा, या फिर आप वॉल्यूम के करस्पॉन्डेंस में भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कौन ज्यादा होगा। ठीक है, कभी कभी ये वाले ग्राफ्स भी बन सकते हैं बेटा, जैसे हम लोगों ने लिखा V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट है। कभी कभी वो आपसे इस तरह के ग्राफ भी पूछ सकता है, V वर्सेस 1/T वाले। अगर V और T वाला ग्राफ होगा तो कैसा बन रहा है वो, V प्रोपोर्शनल टू T हो रहा है ना, मतलब कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर उसने पूछ लिया V एंड 1/T वाले तो वो ग्राफ कैसे बनेंगे, इस तरीके के। वो ग्राफ कैसे बनेंगे, इस तरीके के। ये कभी भी दोनों एक जगह पे टच नहीं करेंगे, दोनों कभी भी उन एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ये बनेगा V और ये बनेगा 1/T वाला ग्राफ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, ये चार तरह के ग्राफ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज थ्योरी पहले पढ़नी है, मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद में ही आगे कुछ कंटिन्यूएशन करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं, और अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है इसके अंदर। इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ का मॉडिफिकेशन, गैलुसैक लॉ। मतलब जोसेफ चार्ल्स और गैलुसैक ने मिलके इस वेरिएशन को समझाया था, तो इसको बोला जाता है जोसेफ गैलुसैक लॉ। पर इसको हम लोग पढ़ते कहां पे हैं, अंडर चार्ल्स लॉ में ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है, ये बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है किसका, चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग P और N को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो गैलुसैक ने बोला नहीं, मैं कुछ नया करूंगा। मैंने करना है कि मैं प्रेशर के साथ मैं टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करूंगा और वहां पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूंगा। अब आप लोग खुद ही बता दीजिए, बिना इसको नीचे देखे हुए। भूल जाइए कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको भूल जाइए सब। ठीक है, बिना कुछ देखे हुए ये सब बताइए कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए मत, स्क्रीन पे देखिए मत, आप एक कॉमन सी चीज निकालिएगा इसके लिए कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी गैस का तो प्रेशर को क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो घटेगा, क्या वो बढ़ेगा, या कांस्टेंट रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हो या टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज पे क्या फर्क पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। इमेजिन कीजिए गैस को कि गैस के ऊपर आपने टेम्परेचर लगा लिया। अब जब टेम्परेचर लग चुका है, गैस की एनर्जी बढ़ चुकी है, तो वो ज्यादा फोर्स के साथ में एक दूसरे से या वॉल की सरफेस से कोलाइड करेंगे, या तो वो आपस में कोलिजन तेज कर देंगे या फिर वो वॉल से कोलिजन तेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसी को तो प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर बढ़ेगा, कब बढ़ रहा है, वो टेम्परेचर से बढ़ रहा है। तो क्या बोल दिया गया, P इज प्रोपोर्शनल टू T। और जब P इज प्रोपोर्शनल टू T बन रहा तो क्या बोलेंगे, P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। इजी है। बाकी कैलकुलेशंस मैं आपको फिर बोल रहा हूं, थ्योरी में नॉलेज एक्स्ट्रा दी गई है, बट हम जो यहाँ पे मैं जो लिखवा रहा हूं उसमें ही आपका एनएससीजेएस का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। लेकिन थ्योरी में चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है फॉर फ्यूचर पर्पसेस, फ्यूचर रेफरेंसेस। अब यहाँ पे ग्राफ कैसे बनेंगे, यहाँ के ग्राफ कैसे बनेंगे, बेहद सिंपल ग्राफ बनते हैं यहाँ पे, जैसे हमने वहां बनाए थे। ये दो ग्राफ देख लीजिए फटाफट से। P और T के बीच में ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा देखिए
P और T के बीच में, आप इसको छोड़िए, आप इसको समझने का ट्राई कीजिए, हो सकता है वो क्लियर ना दिख रहा हो। लेट मी चेक, क्या वो क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, वो क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये P और ये T के बीच के ग्राफ है, 1 2 3, ठीक है। ये V3 है, ये V2 है, ये V1 है। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, आप लोगों से बताइए V1 ज्यादा है कि V2 ज्यादा है कि V3 ज्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दीजिए कि V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा है या V3 ज्यादा है, बताइए। वापस से देखना, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम रहेगा। तो प्रेशर ज्यादा कहां है? क्या प्रेशर V3 के लिए ज्यादा है? क्या प्रेशर V2 के लिए ज्यादा है? क्या प्रेशर V1 के लिए ज्यादा है? आई होप आप समझ चुके हैं कि प्रेशर किसके लिए ज्यादा है। प्रेशर ज्यादा है V1 के लिए, ठीक है। अगर V1 के लिए प्रेशर ज्यादा है तो फिर V1 कैसा होगा? कम रहेगा। ज्यादा प्रेशर कम वॉल्यूम। प्रेशर सबसे कम किसके लिए है? V3 के लिए, तो ये सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में यहां से लेकर यहां तक में क्या हमने वॉल्यूम चेंज किया? नहीं, वो पूरा कांस्टेंट रहा है V3। यहां पे वॉल्यूम कितना है? V2। यहां पे वॉल्यूम कितना है? V1। इसीलिए इन ग्राफ्स को बोलते हैं हम लोग आइसो 4। क्या बोलते हैं? आइसो 4। मतलब यहां पे हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। आइसो 4 बोलते हैं इन ग्राफ्स को, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी के साथ हमारा सेकेंड थ्योरी पॉइंट चार्ल्स लॉ प्लस गैलुसैक्स लॉ खत्म हो चुका है। अब हम लोग नजर डालने वाले हैं अवगाद्रोस लॉ पे। अवगाद्रोस लॉ आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ के आ चुके हो, थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे इसको। अवगाद्रोस लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी टू गैसेस, कोई भी दो गैस ले लेते हैं, किन्हीं भी दो गैसेस की जब हमने इक्वल वॉल्यूम ली, कहां पे? सेम टेम्परेचर पे एंड सेम प्रेशर पे। मतलब हम लोगों ने क्या करा? वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सबको क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर। तो उनके अंदर, दोनों गैसेस के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या बोला गया उसको? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मतलब कि V इज प्रोपोर्शनल टू N कहा गया। कब कहा गया बेटा? जब टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। इसे ही बोला जाता है हमारा अवगाद्रोस लॉ, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल के देखी थी। अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हो मुझसे कि एक मोल के अंदर 22.4 लीटर का वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, और इतने ही मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं, वही अवगाद्रोस लॉ यहाँ पे है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2। यहाँ पे क्या हुआ? 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का लिया, तो यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन के बने। इसी को वॉल्यूम में देखें बेटा एक बार, तो वॉल्यूम कितना बनेगा इसका? 2 वॉल्यूम इसका, 1 वॉल्यूम इसका और 2 वॉल्यूम इसका, ठीक है। अब 2 लीटर में हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जब आप इसको निकालोगे या डिफरेंशिएट करोगे तो क्या रहेगा? इक्वल वॉल्यूम के हिसाब से ही इक्वल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स आएंगे। मतलब कि जब मैं इसके n लीटर्स लूंगा, कितने लूंगा मैं? इसके n लीटर्स लूंगा, और इसके कितने आएंगे उस टाइम पे? n/2 लीटर्स। तो ये क्या एक रेशियो फिक्स हो चुका है। इसके n लीटर का रेशियो इसके n/2 लीटर के रेशियो के साथ में जब होगा, तब हमेशा कितना H2O बनेगा? n लीटर H2O बनेगा। ये याद रखनी है कि जब इसके 2 या इसके 2 लीटर या इसके 2 मोल का रेशियो इसके 1 मोल के साथ फिक्स हुआ, मतलब इनका रेशियो 2:1 का हुआ, तब ये कितना बन रहा था? 2। जब इसका n और n/2 का रेशियो फिक्स हुआ, तब वो हमेशा कितना बनेगा? n लीटर। यही है अवगाद्रोस लॉ। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे। आई होप क्लियर हो चुका है। अब समराइज करते हुए यहां पे ये समझना है बेटा, फर्स्ट V is proportional to P. Second, V is proportional to T. Third, P is proportional to T. Fourth, V is proportional to N. ये है हमारा
बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये है हमारा चार्ल्स लॉ, ये है हमारा गै-लुसाक लॉ, और ये है हमारा अवोगाद्रोस लॉ। अभी तक का जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसका सारा एक्सट्रैक्ट, उसका सारा समरी, ब्रीफ, सब कुछ ये है। ये 4 लॉज आपको दिए हुए हैं, ये उसकी ब्रीफ या उसकी समरी है, ठीक है बेटा। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा कंबाइंड गैस लॉ, जिसकी ही हेल्प से हम लोग निकालते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है टॉपिक? कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है। एक गैस है, इस गैस का शुरू में टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में आपको बता रहा हूं। शुरू में है प्रेशर V1, वॉल्यूम T1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। इसको यहां से उठा के सीधा हम लोग लेके गए यहां पे। प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2। ये है डायरेक्ट पाथ। कैसा पाथ है? डायरेक्ट पाथ। या तो आप इस तरीके से लेके जाओ, या फिर आप इसको घुमा के लेके जाओ। क्या घुमा के लेके जाओ? मतलब पहले एक इंटरमीडिएट पाथ यहां बीच में आया, वहां पे कुछ वैल्यूज थी और यहां से यहां चली गई, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहां से यहां लाने में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया T1, ठीक है। प्रेशर कितना मान लिया? P2, और वॉल्यूम को मान लिया Vx। ये हमने किया कि हमने टेम्परेचर यहां से यहां तक में कांस्टेंट मान लिया डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहां पे यहां से यहां लेके जाने में सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। Vx से V2 सब कुछ जा रहा है यहां पे, ठीक है। ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2। तो देखते हैं कि P1 V1 T1 और P2 V2 T2 में क्या कोई रिलेशनशिप निकल के आता है क्या? जब हम इसको डायरेक्ट पाथ से ना चेंज करते हुए ऐसे घुमा के लेके जाएं तो क्या कोई रिलेशनशिप निकल के आता है क्या? देख लेते हैं। पहले जब स्टेप नंबर 1 अकर हो रही है तो आप ध्यान से देखिए कि T1 मतलब टेम्परेचर तो कैसा है? कांस्टेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर स्टेप 1 टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो अब यहां क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे? यहां पे लग रहा है हमारा बॉयल्स लॉ, क्योंकि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है। चले बेटा आगे। यहां पे टेम्परेचर कैसा है? कांस्टेंट है, तो कौन सा लॉ लग रहा है यहां पे? बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं? P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर एक्चुअली में करेक्ट वे में क्या बोलते हैं, जो जिसमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है, उसमें क्या बोला जाएगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P, यही बोला जाएगा। या फिर आप इसको अल्टीमेटली लिख सकते हो P1 V1 इक्वल टू P2 Vx। यही हो रहा है बेटा। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू Vx। तो यहां से अगर आप देखोगे तो Vx की वैल्यू कितनी आ रही है? P1 V1 अपॉन P2। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं यहां पे प्रोसेस स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 2 में क्या हो रहा है? तो स्टेप नंबर 2 के लिए स्टेप 2 के लिए हमने क्या देखा? P2 कांस्टेंट हो गया, V चेंज हो रहा है और T चेंज हो रहा है। मतलब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं? अब P को कांस्टेंट रखने वाले हैं। यहां पे क्या लिखेंगे? P कांस्टेंट है। तो अगर P कांस्टेंट है भैया, तो यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा कौन सा लॉ है? P कांस्टेंट वाला कौन सा लॉ होता है? चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या रहेगा? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। चलिए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पे V1 क्या है? यहां पे V1 हो जाएगा Vx, और T1 बीच में नीचे रहेगा। उसके बाद में यहां V2 है और यहां पे क्या आ गया?
T2। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। कोई डाउट नहीं है यहां तक? आगे चलते हैं, स्टेप देख लीजिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि क्या जब P1 V1 T1 पे रखी कोई गैस P2 V2 T2 पे डायरेक्टली पहुंचती है तो क्या उसमें कोई रिलेशनशिप निकल के आ सकता है अगर हम उसको तोड़ तोड़ के 2-3 पाथ में पहुंचाएंगे। तो ये वाला पहला पाथ फॉलो किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। जब ये सेकंड वाला पाथ फॉलो कर रहे तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, चार्ल्स लॉ। यहाँ से 2 इक्वेशंस निकल के आई है। क्या हमारे पास में Vx की वैल्यू है? बिल्कुल है। तो Vx की वैल्यू कितनी है? P1 V1 अपॉन P2। तो सिंपल सा पुट Vx वैल्यू इन इक्वेशन 2। Vx इक्वल्स टू कितना है? P1 V1 अपॉन P2। यही है बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्या है? Vx अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो जब आप यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे P1 V1 अपॉन P2 इंटू T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। इसको वापस से रीअरेंज करेंगे तो क्या निकल के आया? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसे बोला जाता है कंबाइन गैस लॉ। और अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन 6 यूनिट्स, P1 V1 T1 P2 V2 T2। ये रिलेशन निकल के आ रहा है। इसको बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ, इसको बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ। क्योंकि इसका जो मतलब है ना वो मैं आपको समझा देता हूं अभी। इसका जो मतलब है वो क्या है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका कि किसी भी गैस के लिए PV अपॉन T का जो वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। किसी भी गैस के लिए PV अपॉन T का वैल्यू कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। यह है आपका कंबाइन गैस लॉ। आई होप ये समझ में आ चुका होगा सभी को। चलिए आगे चलते हैं और अब इसका एडवांस वर्जन समझते हैं जो कि है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसमें हमने वापस से वो 3 लॉज जो लिखे थे उनको वापस से रिकॉल कर लेते हैं। रूल नंबर 1 या लॉ नंबर 1 क्या बोलता है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर इसको वाइस वर्सा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बन चुका है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहां पे क्या रखा गया? अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया। चार्ल्स लॉ नंबर 2 में क्या बोलता है? पहला तो बॉयल्स लॉ बोल चुका। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है V इज प्रोपोर्शनल टू T। इसे बोला गया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्या बोल दिया इसको? इक्वेशन नंबर 2। आगे चलते हैं, अगला है V इज प्रोपोर्शनल टू N विच इज कॉल्ड एज अवोगाद्रोस लॉ। क्या बोला गया इसको? अवोगाद्रोस लॉ। तो जब इन सबको कंबाइन करेंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जब हमने देखा V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P इज प्रोपोर्शनल टू N इज प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? V इज प्रोपोर्शनल टू N T अपॉन P। यही तो लिखा हुआ है, V इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू T अपॉन P। तो अल्टीमेटली इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा बेटा कि PV प्रोपोर्शनल टू N T। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमने प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाया है एक कांस्टेंट लगता है। यहां वो कांस्टेंट है R। यहां वो कांस्टेंट का नाम क्या है? R। इसे बोला जाता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यहीं से निकल के आती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको आप लोग बोलोगे P इंटू V इक्वल्स टू nRT। याद कर लीजिए इसको, ये है हमारी आइडियल गैस कांस्टेंट इक्वेशन P इंटू V इक्वल्स टू nRT। क्या इससे यूनिवर्सल लॉ, कंबाइन गैस लॉ जस्टिफाई हो रहा है? देखते हैं एक बार। PV अपॉन T, यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है? N इंटू R। N किसी भी गैस के लिए फिक्स रहेगा, R की वैल्यू हम पता लगा सकते हैं। तो क्या हो गया? P इंटू V अपॉन T कितना आ गया? हमेशा कांस्टेंट। तो यही तो वहां लिखा हुआ है।
ठीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी क्वेश्चन, सबसे बड़ी सिचुएशन जो उठती है वो है कि हमको ये आर की वैल्यूज कहां से लानी है। तो आर की वैल्यूज लाने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपको डेरिवेशन करना है इस तरीके से। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर करना होता है। क्या करना होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। यही तो है, गिवन चीज दे रखी है वहां पे। प्रेशर बोले तो फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर बोले तो फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर किसी एरिया, किसी गैस के लिए हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे L इंटू एल इक्वल्स टू तो एरिया, L इंटू एल को क्या बोल सकते हैं आप? वॉल्यूम बोल सकते हैं बेटा। तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कीजिए, ध्यान से देखना। फोर्स अपॉन L इंटू एल, ये लिखा हुआ है, देखो यहां ध्यान से। इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L इंटू एल। इस L से ये L कैंसिल हो गया तो लास्ट में क्या बचेगा? फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर, ठीक है। फोर्स इंटू लेंथ F डॉट S मतलब डिस्टेंस। F डॉट S को क्या बोल सकते हो आप? वर्क बोल सकते हो। F डॉट S को क्या बोल सकते हो? वर्क बोल सकते हो। तो फोर्स इंटू लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा? वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर आ गया, ठीक है। यहां पे F डॉट L बोल रहा हूं मैं, ये वेक्टर सम है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है यहां पे, सॉरी डॉट प्रोडक्ट है यहां पे। दो वेक्टर्स का डॉट निकाला तो क्या निकल के आया? W का मतलब वर्क होता है, वर्क अपॉन मोल इंटू टेम्परेचर। तो R की यूनिट क्या बन गई यहां से? एनर्जी अपॉन मोल इंटू केल्विन, या एनर्जी इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स, ठीक है। R की वैल्यूज जो हमको डिफरेंट याद रखनी होती है वो ये रही। आर की एक वैल्यू हमें याद रखनी है वो है 0.0821। आर की एक सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमको याद रखनी है वो है 0.0821। कब रखनी है? जब वॉल्यूम दिया है लीटर में, प्रेशर दिया है एटीएम में, और टेम्परेचर किस में दे रखा है? केल्विन के अंदर। जब वॉल्यूम लीटर में दिया गया है, प्रेशर एटीएम में दिया गया है, और मोल दिए गए हैं, और केल्विन टेम्परेचर दिया गया है, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? आर की वैल्यू हो गई 0.0821। जब हमें क्या दिया हुआ है? जब हमें वहां पे एनर्जी के फॉर्म में दी हुई इक्वेशंस, तो जूल अपॉन मोल केल्विन दिया हुआ है। एल इंटू एटीएम से निकाल के देखोगे तब भी ये निकल के आ जाएगा। एल इंटू एटीएम को जब कन्वर्ट करोगे आप जूल में, मतलब वर्क को कन्वर्ट करोगे आप जूल में, तब क्या निकल के आएगा? 8.3143। ये भी इसकी वैल्यू हो सकती है। प्रिसाइजली आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, प्रिसाइजली आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने आपको भी दिखाई थी, लीटर इंटू एटीएम केल्विन मोल इनवर्स, तो 0.0821 है उसके लिए। जब आप सीजीएस सिस्टम में चल रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? लीटर एटमॉस्फेयर वाला। जब आप सीजीएस में चल रहे हो तब क्या याद रखनी है? 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग भी एक एनर्जी की यूनिट होती है। जब आप एसआई सिस्टम में हो, एसआई सिस्टम में कितनी रहेगी? 8.31 किस में रहेगी? एसआई सिस्टम में। और कैलोरीज में कन्वर्ट करोगे तो कितनी बन जाएगी? 1.987, बिकॉज 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है यहां पर। समझ में आ गई ये बात? 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, तो आपस में कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आ जाएगी वैल्यू। ये आपको चारों याद रखनी है, इनमें से दो तो आपको बार बार आती मिलेगी, इन लीटर सिस्टम और इन एसआई सिस्टम, ये दोनों आपको बार बार आती मिलेगी, इनको आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये गलत, पूरा क्वेश्चन गलत। आपको कितना ही अच्छा क्वेश्चन आता हो, लेकिन अगर आपको आर की वैल्यूज नहीं पता है, आप आर की यूनिट चेक नहीं कर पा रहे हो, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं इसको। अगर आप आर की वैल्यूज नहीं निकाल पा रहे हो, या आर की वैल्यूज आपने निकाल तो ली लेकिन उसकी यूनिट वहां पे मैच नहीं कर रही है, उसका फॉर्मूला वहां पे मैच नहीं कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यूज याद कर लीजिएगा। 8.314 एसआई में और 0.0821 ये हमारी उसमें MKS या फिर लीटर एटमॉस्फेयर में जो होती है वो आपको याद रखनी है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसी के अंदर अगला सब टॉपिक क्या है बेटा? अगला सब टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड गैस इक्वेशन। डेंसिटी को कैसे घुसाएंगे इसके अंदर? यहां पे डेंसिटी को कैसे घुसाएंगे? मोलेकुलर मास डेंसिटी को कैसे यहां पे एडजस्ट करेंगे?
तो सिंपल सा एक तरीका है उसके लिए, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV इक्वल्स टू nRT। यहां से अगर आप देखोगे n का मतलब क्या होता है, मास अपॉन मोलेक्युलर मास, यही होता है, ठीक है। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बोल सकते हो आप उसको। तो P इंटू V इक्वल्स टू मास, जो गिवन मास है, अपॉन मोलेकुलर मास इंटू R इंटू T। तो P इक्वल्स टू क्या बन रहा है यहां पे, मास अपॉन mm इंटू V इंटू R इंटू T। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे, इस मोलेकुलर मास को इधर लेके आ जाएंगे, P इंटू मोलेकुलर मास इक्वल्स टू M बाय V, मास बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। मास बाय वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। तो यहां पे क्या बन गया, P इंटू mm मतलब मोलिकुलर मास इक्वल्स टू DRT। यही है आपका रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डेंसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इंटू mm अपॉन RT। किसी भी गैस की डेंसिटी ये होगी, कैपिटल T है वो, P इंटू mm अपॉन RT मतलब प्रेशर इंटू मोलिकुलर मास अपॉन R इंटू T। इसको बोला जाएगा रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आई होप कोई डाउट नहीं है यहां तक। तो अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बेसिस पे, आइडियल गैस के बेसिस पे, आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे, साथ में हमने जो गैस लॉस पढ़े हैं उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब पहला क्वेश्चन जो आ रहा है स्क्रीन पे वो ये है, इफ द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड टू हाफ एंड द टेम्परेचर इज डबल्ड साइमल्टेनियसली द वॉल्यूम विल बी। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि पहले प्रेशर कितना है, P1, अब P2 कितना हो चुका है, रिड्यूस टू हाफ मतलब P1 बाय 2। इसके साथ में टेम्परेचर इज डबल्ड, तो टेम्परेचर पहले कितना था, T1, टेम्परेचर पहले कितना था T1 और अभी कितना हो चुका है T2, जिसकी वैल्यू कितनी है, डबल्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू बताओ। वॉल्यूम को हम पहले मान लेते हैं V1 था, अब दूसरा क्या हो जाएगा V2, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो हमें इसकी वैल्यू समझानी है। बेटा इसको करने का सिर्फ एक तरीका है, मतलब वो लिखना तो एक ही है कि हमको रिलेशन बताना है P, V और T के बीच में। या तो हम दो बार इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख दें, मतलब कि पहले हम लिखें P1 V1 इक्वल टू N1 R1 T1, P2 V2 इक्वल टू N2 R2 T2, ऐसा लिखें। क्या ये दोनों इक्वेशन जो मैंने लिखी है वो सही लिखी है क्या? क्या जो इक्वेशंस मैंने गैस इक्वेशंस यहां लिखी सही लिखी है क्या? ये इक्वेशंस गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि आप इसमें देखो मैं बार बार यहां पे N1 और R1 और ये N2 और R2, अरे गैस इक्वेशन में N और R तो कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर ये हम चेंज कैसे कर रहे हैं? तो ये माइनर मिस्टेक हमको नहीं करनी है, इसलिए लिखा गया है ताकि आप समझ जाओ। हम इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, हम सिंपल सा ये लिखें P1 V1 इक्वल टू NR T1 और दूसरी बार लिखेंगे P2 V2 NR T2। इस रिलेशन से कर सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा हमारा जो कंबाइंड गैस लॉ था वो भी तो यूज कर सकते हैं, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इसको भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम ही है। यहां पे रेशियो निकालोगे तो N इंटू R आएगा, यहां पे दोनों वैसे भी बराबर चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आइए एक बार सिंपल सा हम लोग यूज करते हैं कंबाइंड गैस लॉ, जो मैंने लास्ट में लिखा है उसको यूज करते हैं। तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन
T2। क्या हमारे पास इन सब की वैल्यूज हैं? देख लेते हैं। P1 को P1 रहने दिया जाए, V1 को V1 रहने दिया जाए और T1 को T1 रहने दिया जाए। P2 की वैल्यू कितनी है? वो है P1/2। ठीक है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है बताइए? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? V2 की वैल्यू कितनी है? X है। और T2 की वैल्यू कितनी है? यहां पे 2T1। ठीक है, यहां पे कितनी हो गई? 2T1। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा, P1 से P1 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, और इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रही होगी कि x/4 इक्वल्स टू V1। x की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4V1। x की वैल्यू मतलब V2 की वैल्यू, तो हमारा V2 कितना हो चुका है? 4 इंटू V1, मतलब के V1 कितना हो चुका है? सेम एज बिफोर, ट्वाइस एज बिफोर, 4 टाइम्स एज बिफोर। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या आ रहा है? 4 टाइम एज बिफोर। क्लियर सभी को? ये आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा, at constant temperature if pressure increases by 1% the percentage dash 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 of volume is how much। ठीक है, यहां पे दो क्वेश्चन है। एक्चुअली में क्वेश्चन तो एक ही था, लेकिन कल मैंने टाइप करते वक्त इसमें से ये फिल इन द ब्लैंक भी गायब कर दिया, मतलब यहां से गायब किया। बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको अभी बिफोर आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन, राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि यहां पे क्या हो रहा है अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सब लोगों ने पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया होगा। जल्दी दे दो ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा समझदार हो चुके हो, आप मेरे लिखने का वेट कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो मत करो यार, आंसर लिख दो कमेंट बॉक्स में इसका, जल्दी लिखिए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होगा? डिक्रीज। क्यों भैया? डिक्रीज ही तो होगा, क्यों नहीं होगा? जब आप प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर है और प्रेशर यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि शुरू में प्रेशर कितना था? P इक्वल टू 100 मान ले, P1 इक्वल टू 100 मान लिया जाए। उस जगह पे V1 की वैल्यू मान लेते हैं V थी, ऐसा कुछ मान लिया, या V1 को VV मान सकते हैं। अब क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीजेस बाय 1% हो गया बेटे, तो P2 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा P1 का 1% उसमें इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? P2 कितना हो जाएगा? 100 यही होगा। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई? 101, 101 यहां पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम लगाते हैं वापस यहां पे चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला, P2 बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। P1 की वैल्यू है हमारे पास में 100, यहां पे V1 या V आप लिख सकते हो, कुछ भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। P2 की वैल्यू कितनी है यहां पे? 101 इंटू V2। ठीक है, अब V2 को आप x मान लो या फिर V1 को, ताकि आपको दो वेरिएबल ना दिखे, कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, इंटू V इक्वल टू 101 इंटू V2। तो V2 कितना हो रहा है भैया? V2 हो रहा है यहां पे 100 अपॉन 101 ऑफ V। ठीक है, जाहिर सी बात है कि V2 V1 से कम ही रहेगा। अगर V2 V1 से कम रहेगा तो हमें क्या देखना पड़ेगा? यहां पे परसेंटेज डिक्रीज देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? परसेंटेज डिक्रीज देखनी पड़ेगी। अब जब भी डिक्रीज देखते हैं तो क्या होगा? शुरू वाली वैल्यू ज्यादा होती है और बाद वाली कम होती है, तो यहां पे क्या करेंगे? V इनिशियल माइनस V फाइनल। V इनिशियल कितना है? V या V1 जो भी आप लिख रहे हैं वो कांस्टेंट रखना है, माइनस V फाइनल कितना है? 10 अपॉन 101। यही तो है, चेक कर लीजिए, यही है ना?
बिल्कुल यही है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटे। अब क्या होगा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा परसेंटेज। पहले तो हम लोग वो परसेंटेज निकालने के लिए इसको सिंपल सा देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 101v माइनस 100v अपॉन 101 यही बन रहा है। तो कितना बनेगा 1 अपॉन 101v, कितना हो रहा है 1 अपॉन 101v। ये हमारा परसेंटेज चेंज आया उसके अंदर, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, सिंपल सा इस चीज को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया 1 अपॉन 101% ऑफ v, मतलब v से इतना चेंज आया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में 1% का चेंज है, नहीं। 100% 100 अपॉन 101 का चेंज है, नहीं। हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, 1/101% का चेंज है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड अपॉन हमारे बॉयल्स लॉ। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन कहां से आया है, अगला क्वेश्चन आया हमारा वापस, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। A fixed mass of gas has volume 750 सेंटीमीटर क्यूब एट -23 डिग्री सेल्सियस एंड साथ में प्रेशर दिया हुआ है 800 mm ऑफ प्रेशर। साथ में दूसरा पूछता है व्हाट विल बी द प्रेशर फॉर विच इट्स वॉल्यूम विल बी 720 सेंटीमीटर क्यूब, द टेम्परेचर बीइंग -3। हमको प्रेशर निकालना है। अब वापस से दो तरीके करने के, या तो मैं इस पर लगा दूंगा P1 V1 इक्वल टू NR T1, P2 V2 इक्वल टू NR T2, या फिर मैं सिंपल सा ऐसा लिख दूं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। एक चीज का याद रखिए, मैं यहां पे थोड़ा सा बच गया। कैसे बच गया कि यहां पे बेटे ये सेंटीमीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। अब अगर मेरे को फुल्ली सोल्व करना पड़ता और आर की वैल्यूज याद करनी पड़ती या आर वगैरह निकालना पड़ता जो गैस कांस्टेंट है हमारा, तो क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो मुझे आज को सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ सकता था। किसके अंदर, या तो मीटर क्यूब के अंदर या फिर लीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमेशा नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल लिख के भी छोड़ सकते हैं। एक चीज याद रखिए, समझना, हम वॉल्यूम को छोड़ सकते हैं बिना कन्वर्ट किए, हम प्रेशर को छोड़ सकते हैं बिना कन्वर्ट किए, लेकिन हम यहां पे टेम्परेचर को नहीं छोड़ सकते बिना कन्वर्ट किए। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेके जाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है बेटा, केल्विन को हमेशा टेम्परेचर में लेके जाना ही पड़ेगा। अच्छा, हम प्रेशर कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रेशर को हम लोग एमएम में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें क्या पूछा गया है, एमएम में ही पूछा गया है। सारा कुछ किसमें पूछा हुआ है, एमएम में पूछा हुआ है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर हो चुका है। तो मैं सिंपल सा लगाऊंगा यहाँ पे P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1, P1 की वैल्यू है 800 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 750 अपॉन T1 कितना हो जाएगा बेटा, T1 रहेगा हमारा C प्लस 273, सी की वैल्यू कितनी है -23, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 273। अगर आपको दिख रहा है तो आप सिंपल से इसको सोल्व कर सकते हो। ये कितना बनेगा 240 केल्विन बनेगा, ठीक है बेटा। 240 केल्विन 240 नहीं बनेगा, मेरी मैथ दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ पे 0 आएगा, 7 में से 5, 250 केल्विन बनेगा। तो ये मेरा 250 केल्विन आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो रहा है बेटा, अब की बार में वॉल्यूम कितना है 720 इंटू P2 अपॉन मेरा टेम्परेचर -3 डिग्री, तो 73 प्लस -3 के तो 270 हो गया यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ओके, यहां पे कितना आएगा, यहां पे आया 3। तो कुल मिला के कहानी कुछ इस तरीके से बन रही है, 800 इंटू 3 बाय 72 इंटू 27। क्या यही हमारी कहानी बनेगी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है।
3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, या आप 3 से कर सकते हो या फिर हाँ 3 से डिवाइड करेंगे पहले तो 3 से डिवाइड करने पे ये कितना बन रहा है 3 2 जा 6 और 4 24 बन रहा है। ठीक है, 24 से यहाँ पे कितनी बार डिवाइड होगा, 24 से ये डिवाइड होगा, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, नहीं तो हम इसको कम 4 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा 8 और ये कितना बनेगा 9 और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100। सी यार ये तो मैं मेरे हिसाब से कर सकता हूँ, ये तो अलाउड है मेरे को, मैं मेरे हिसाब से कर दूंगा क्योंकि मुझे मेरे दामन पे दाग नहीं चाहिए कि सर को मैथ्स नहीं आती। मैंने पूरा खुद से किया मित्रों, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। 900 mm ऑफ HG, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है क्या? 700 800 900, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, चलें आगे। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और थोड़ा आगे बढ़ा जाए, एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं वैसे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा अच्छे लेवल का, जो है हमारे IJSO से आया हुआ, IJSO 2012 का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में पढ़ना, क्या पता बन जाए क्या पता ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, बनना तो चाहिए वैसे। तो क्वेश्चन में अब क्या है, अ बलून इनिशियली कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, देन 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन इज एडेड टू एक्सपेंड इट्स वॉल्यूम टू 12 लीटर्स at same temperature and pressure. What was the initial volume of the balloon? क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है क्या? अब बलून इनिशियली कंटेन्स 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, देन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज एडेड टू एक्सपैंड इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अब टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा हुआ है। व्हाट वाज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बलून? वॉल्यूम का कैसे करना पड़ेगा इसको? इसका एक सिंपल सा तरीका अगर आप सोचो तो या तो मैं इस पे एवोगाड्रोस लॉ लगा सकता हूं, पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, या तो मैं इसके ऊपर एवोगाड्रोस लॉ लगा सकता हूं, या फिर आप इस पे क्या लगा सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। दोनों ही केसेस में बनेगा वही, V1/N1 इक्वल टू V2/N2, यही बनेगा, ठीक है, या N2/V1 से भी आप उसको निकाल सकते हो। चले, तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 7 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो अर्लियर, या फिर एक काम करें, इसको लिख देते हैं इनिशियली। क्या लिखेंगे इसको? इनिशियली। सॉल्यूशन लगा के लिखते हैं इसको। क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं एक बार, अगर कोई डाउट लग रहा है तो क्वेश्चन के अंदर। अब बलून इनिशियली कंटेंस, उसके पास बलून के अंदर पहले 7 ग्राम नाइट्रोजन थी, अब 14 और डाल दी, मतलब लास्ट में कितनी रह गई है, 21 रह गई है। 21 ग्राम पे उसका वॉल्यूम कितना हो चुका है, 12 लीटर, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर को हमने चेंज नहीं किया है, तो बताना है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था। आइए करते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल मोल निकाल लेते हैं। इनिशियल मोल, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि ये इन दोनों में से क्या होगा, बताइए इन दोनों में से क्या रहेगा। अगर इसको A बोलूं और इसको B बोलूं तो टाइम स्टैम्प लगा के बताइए कि इनिशियल मोल क्या रहेंगे। 7/14 और 7/24, बताइए इनिशियल मोल्स क्या रहेंगे। 7/14 7/28, बताइए क्या रहेंगे। What will be the initial moles 7/14 7/28 क्या रहेंगे, बताइए। आंसर है इसका बी, क्योंकि वहां नाइट्रोजन की बात हो चुकी है। नाइट्रोजन यहाँ पे मोलेक्युलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? मोलेक्युलर फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये। तो हमारे इनिशियल मोल्स कितने आ गए, 7/28, विच इज 1/4, यानी कि 0.25 मोल्स, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या रहेगा, अगला रहेगा हमारा फाइनल मोल। फाइनल मोल कितने हैं, फाइनल मोल कितने हैं हमारे, फाइनल मोल बनेंगे 21/28 से, क्योंकि इनिशियल जो हमारा था उसमें 14 ऐड किया, तो 14 + 7 कितना, 21 ग्राम हो गया। 21 ग्राम अपॉन 28 कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा वापस से कितना बनेगा, 7 की टेबल से होगा तो ये रहेगा 3/4, मतलब कितना हो गया, फाइनल मोल कितने हो गए, 0.75 मोल हो गए। ओके, अब अगर मैं लगाऊं PV = NRT, इसको लगाने के लिए 2 बार लगाएंगे।
पहला क्या लगाएंगे, P इंटू V1 इक्वल टू N1 RT, और दोबारा क्या लगाएंगे, P इक्वल इंटू V2 इक्वल टू N2 RT2। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या बन के आ रहा है यहां पे, यहां बन के आ रहा है बेटा, यहां बन के आएगा V1 अपॉन N1 इक्वल टू RT बाय P। सिमिलरली V2 अपॉन N2 इक्वल्स टू RT बाय P। क्या RT बाय P की वैल्यू कांस्टेंट दोनों जगह पे बिल्कुल है, तो हम इनको इक्वेट करेंगे और वो बन के आएगी V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2। बन गया बेटा। तो बनाओ, V1 कितना है शुरू में, X अपॉन N1 कितना है 0.25, V2 कितना है बेटा 12 लीटर, N2 कितना है 0.75। यहां तक में कोई डाउट? वापस से देख लो। पहला तो ये देखना था कि ये सही है, क्योंकि हमने उसका मोल निकाल लिया, हमने इसका मोल निकाल लिया, और अल्टीमेटली हमें करना क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दिए। और दे तो एक ही तरीका है, या तो आप एवोगाड्रोस लॉ लगा लो। आपने एवोगाड्रोस लॉ लगाया तब भी तो आपको रिलेशन निकल के आएगा किसका, V और N का, या फिर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा लो तब भी रिलेशन किसका निकल के आएगा, V या N का। V1 अपॉन N1 ही निकल के आएगा इक्वल टू V2 अपॉन N2 ही निकल के आएगा, बिकॉज एवोगाड्रोस लॉ बोलता है V प्रोपोर्शनल टू N, यही बोलता है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। X अपॉन 25 इक्वल्स टू 12 अपॉन, ये कैंसल आउट किया, कितना बन रहा है, x अपॉन 25 इक्वल्स टू 12 अपॉन 75। यू कैन कैंसल इट आउट। 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लीटर। कितनी आ गई, 4 लीटर। आंसर आ चुका है, ये था IJSO 2012। ये अपनी मॉड्यूल में भी मिल जाएगा क्वेश्चन। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये KVPY पार्ट 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2.24 लीटर कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 2 atm। टेम्परेचर दिया 98 केल्विन बिफोर एक्सप्लोडिंग। The maximum amount of nitrogen in gram that can be safely put in this container at this temperature is closest to। यहां पे लीटर ATM में दे रखी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे दिया है और टेम्परेचर दे दिया है। हमसे क्या पूछा गया है, मोल। ऐसा तो सिर्फ एक ही जगह हो सकता है कि हमें यहां पर लगानी पड़ेगी आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन का ये पहली बार पूरा क्वेश्चन आया है। अब तक हम लोग RT को कैंसिल आउट कर रहे थे, तो यहां पे R और T कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या बेटे? चांस ही नहीं है, क्योंकि यहां पे हमको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहला जो मेरा दिमाग में आना चाहिए वो है R की वैल्यू क्या रहेगी। आइए चेक करते हैं। R की वैल्यू को निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहां पे लीटर दे रखा है, ATM दे रखा है और केल्विन दे रखा है। लीटर, ATM, केल्विन और मोल तो है ही सही, ऑब्वियस सी बात है, हमें मोल भी तो निकालने हैं। क्योंकि अगर मैं PV इक्वल टू NRT लगाऊंगा यहाँ पे, और N का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास ही तो होता है। मुझे पता है नाइट्रोजन है तो 28 तो यहाँ पे आ ही जाएगा, लेकिन मैं मास उससे निकाल लूंगा। तो मेरे को R ऐसा निकालना है जिसके अंदर यूनिट में क्या आ रहा है, लीटर, ATM, केल्विन आ रहा है, ठीक है। चलो बेटा चलते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढो 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 रे साजना। ये रहा हमारा ओके। तो लीटर, ATM, केल्विन, मोल वाला तो एक ही है। मतलब R की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 0.0821। R की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 0.0821 रखनी है वहां पे। आ जाइए फिर, अगर R की वैल्यू रखना हमको समझ में आ गया है तो फिर चलिए शुरू करते हैं। R की वैल्यू रखनी है 0.0821, तो यहाँ पे R की वैल्यू कहाँ कितनी आ गई, 0.0821 लीटर ATM अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इसको। प्रेशर कितना है हमारे पास में, प्रेशर है 2 atm इनटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 2.24।
क्योंकि हमको पता है इसके जस्ट बाद में वो फट जाएगा, तो यहां पे जितने मोल रहेंगे वही हमारा मोल है। सिंपल सी बात है ना, यहां पे जितने मोल है वही हमारा मोल है। इक्वल टू x अपॉन 28 इंटू 0.0821 इंटू 98। ये सारी वैल्यूज मैंने यहां भर दी है। कोई इश्यू है इसके अंदर? नहीं। तो सोल्व करते हैं इसको। सोल्व किया जाए ओके तो वैल्यूज क्या बन रही है? 2 इंटू 224 इक्वल्स टू x इंटू 821 इंटू 98 डिवाइड बाय 28। ओके अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, जो कि मुझसे तो ऐसे तो नहीं होगा, तो मुझे यहां पे चाहिए मेरा कुछ हेल्पिंग हैंड, और वो ये रहा। आ जाइए सोल्व करते हैं इसको, हेल्पिंग हैंड को। सबसे पहले करना है हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहां से इसको टेक अवे कर देते हैं। x का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू आएगा 2 इंटू 224 इंटू 28। देखिए आप, सिंपल सा मैं कर रहा हूं, अपॉन 821। एक जीरो मैंने कम कर दिया था, वी हैव टू रिमेंबर दैट। 821, यहाँ पे 4 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो और आएंगे, तो 821 इंटू 98 और ऊपर 100 से। ठीक है भैया, तो आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 224 448 इंटू 28 कितना आया? 12,12544। ठीक है, डिवाइड बाय कर देते हैं इसको। मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे, आप अपना टाइम इस पे ना लगाएं, आप अपना क्वेश्चन आगे करते रहें। ठीक है, 821 इक्वल्स टू दिस, वापस से डिवाइड किया, 98 इक्वल्स टू दिस, और अब की बार उस पे कितना आएगा? 821 डिवाइड बाय दिस, और ये 100 इंटू 100। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, आप अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते रहिए। आपको इसमें फोकस नहीं लगाना है, आपको अपने क्वेश्चन से मतलब रखना है। आप अपना क्वेश्चन करिए। जब हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमें वैल्यू कितनी आ रही है? यहाँ पे वैल्यू आ रही है अराउंड 15.59 ग्राम्स। कितनी आ रही है? 15.59 ग्राम्स। अब ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू तो 15.59 तो है ही नहीं। समझ रहे हैं आप? 15.59 तो है ही नहीं वो वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, तो क्या वो मैक्सिमम अमाउंट 2.8 हो सकता है? जब उसकी लिमिट कितनी है? 15.59 ग्राम। कितनी लिमिट है उसकी? 15.59 ग्राम उसकी लिमिट है। तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है बताइए? क्या वो 2.8 ग्राम होगा? नहीं, क्योंकि 2.8 तो बहुत कम हो गया ना। अभी तुम और पुट कर सकते हो, क्योंकि बलून फटेगा कब? जब हमारी नाइट्रोजन गैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15.59 ग्राम हो जाएगी, तो वो फट जाएगा वहां पे। ठीक है, अब अगर वो ये नहीं हो सकती तो क्या वो ये हो सकती है? हाँ, चांसेस हैं कि 5.6 पे वो फटे ना, क्योंकि 5.6 इज वे बिलो देन 15.59। लेकिन क्या इससे बड़ी कोई वैल्यू भी है क्या? आंसर है नहीं। ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो आंसर क्या बन जाएगा? बी। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन को काट के मैंने ऑप्शन नंबर ई डाल के रखा होता यहाँ पे 14, तो हमारा आंसर क्या आता फिर बताइए? अगर ऑप्शन नंबर ई में यहाँ पे रख देता 14, तो हमारा आंसर क्या आता? 14, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू फिर कितनी वो ले सकती थी वहां पे? 14 ले सकती थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन बनाऊं एफ, और उसमें लिख दूं 15, तब आंसर क्या आ जाएगा? 15, क्योंकि 15 तक भी वो फटेगा नहीं। फटेगा कब? जब उसका वॉल्यूम, उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा? 15.59 ग्राम हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवाया ये। और एक्चुअली मैं बताऊं, ये केवीपी का क्वेश्चन है, आप उसको देख ही सकते हो। मैंने जानबूझकर उसमें से 98 कर दिया, जबकि वहां पे जो टेम्परेचर था वो 298 था। ठीक है, मैंने जानबूझ के किया ताकि आप लोग को मैं कॉन्सेप्ट समझा पाऊं कि मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क कैसे करेगा।
ओके बेटा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा, जो है ये, प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इट्स इनिशियल प्रेशर, ओके, whereas the temperature is reduced to 50%. अगर इनिशियल टेम्परेचर था तो उसका 50% कर दिया गया है। द रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द गैसेज, आपको निकालना है द रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस। ओके, आईजीएसओ स्टेज 1 2010-2011 आपका स्वागत है। तो पहला क्या है, प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम, यहां पे वॉल्यूम कितना हो गया है, फिक्स हो चुका है वॉल्यूम, मतलब रिलेशन किसके बीच में निकालना है, P एंड T के बीच में। बात समझ में आ रही है बेटा, P एंड T के बीच में निकालना है, नहीं निकालना है, ये तो आइडियल गैस का बनेगा भैया। प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स इट्स इनिशियल प्रेशर, वेयर एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड टू 50%, ठीक है। रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, ठीक है भैया, ये आइडियल गैस का क्वेश्चन बन रहा है। या फिर हम इसको सिंपल ऐसे भी तो कर सकते हैं, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। या तो आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, या फिर आप इस तरीके से कीजिए, दोनों तरीकों से क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रेशर कितना है, 4 टाइम्स इट्स इनिशियल प्रेशर। अगर शुरू में प्रेशर P1 था तो अब P2 कितना हो जाएगा, 4P1, ठीक है। P1 था, अब कितना हो जाएगा, 4P1। सेकंड क्या है, वेयर एज टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 50%, अगर टेम्परेचर पहले कितना था T1, अब कितना हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा, T1 बाय 50%, मतलब कि कितना हो जाएगा ये T1, सॉरी मेरी मैथ्स वापस से थोड़ी सी दर्द दे रही है मुझे, T1 का कितना हो जाएगा 50%, T1 इंटू 50/100, ठीक है बेटा, 0.2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 T1 हो गया आपकी बार, समझ में आ गया। द रिजल्टिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस, अगर शुरू का वॉल्यूम V इक्वल टू V1 था, अब कितना मान लेंगे, V2 को मान लेंगे हम लोग यहाँ X मान लेंगे, ठीक है, V1 का X हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करना है। तो P1 की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, P1V1 अपॉन T1 कर दिया, यहाँ पे P2 कितना है 4P1 इंटू V1 कितना हो जाएगा X अपॉन T2 कितना हो गया है 0.5 T1। यही है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, सारी डिटेल्स निकल के यही आ रही है। आगे चलते हैं, सोल्व किया जाए तो T1 से T1 कैंसिल, P1 से P1 कैंसिल, तो V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पे कितना होगा, तो यहां पे अब इक्वेशन क्या बन रही है, V1 इंटू 0.5 ओके अपॉन 4 इक्वल्स टू X बन रही है। यहां पे इसको सोल्व करेंगे भैया, तो X इक्वल टू कितना आ रहा है 5 8 जा 40, 1/8 ऑफ V1 आ रहा है। इसको सोल्व करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी हो गई है, 1.25 V1 दिखेगा यहाँ पे। क्या ऐसा कोई आंसर ऑप्शन में मैच कर रहा है, 10.1, यस, हमारा आंसर जो मैच कर रहा है वो है हमारा यहाँ पे ये वाला आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो 0.1 V हमारा वैल्यू रहेगा, या 0.1 V1 आप बोल सकते हो यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे इनिशियल वैल्यू यहाँ का हो सकता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा इसका आ रहा है, बट यही हमारा आंसर रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने थ्योरी सीखी है और गैस लॉ के क्वेश्चन किए, साथ में आइडियल गैस के क्वेश्चन भी किए हैं। ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, उसके अलावा हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और आरएमएस वैल्यूज, एंड साथ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी हम लोग को सीखने को मिलेगी। मैं आपसे मिलूंगा उस लेक्चर में, तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब अगर आप मॉड्यूल चेक करेंगे तो आप ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन उसके कर सकते हैं, गैस लॉ वाले कर सकते हैं आप सारे क्वेश्चन आइडियल गैस इक्वेशन की कर सकते हैं। थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन भी आता है,
आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर एक मॉडिफिकेशन आता है जब हम उसको रियल में करते हैं। याद रखिएगा एक चीज कि जो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी गैसेस जो रियल गैसेस है उनको हम लोग हाइपोथेटिकली मानते हैं कि वो कैसी है, आइडियल है। वापस से मैं आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वापस से मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह परफॉर्म कर सकती है लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। जब प्रेशर लो है और हाई टेम्परेचर रखा जाएगा तो हर गैस, हर रियल गैस आइडियल गैस की तरह परफॉर्म कर सकती है या बिहेव कर सकती है। तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस यहाँ पे या फिर ये डेरिवेशंस हम लोग करते आ रहे हैं। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से, पहला जो हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं यहाँ से। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिफोर मैं जाऊं, क्वेश्चन है आईजेएसओ ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। वहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया हुआ है और एक ऑप्शन दिया हुआ है यूनिट्स पे डिपेंड कर सकती है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनिट्स पे डिपेंड कर सकती है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पढ़नी है, मॉड्यूल से क्वेश्चंस कीजिए। जो भी क्वेरीज आपकी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में विद मोर अदर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर गैस लॉस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, लव यू ऑल।